गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। जितने भी लोग लाइव जुड़ चुके हैं इस क्लास में, आप सभी का मोस्ट वेलकम है। एक बार कमेंट करके कंफर्म कर दीजिएगा ऑडियो वीडियो ठीक से मिल पा रहा है या नहीं मिल पा रहा है। सब कुशल मंगल है। चलिए तो शुरुआत करते हैं फिर क्लास की। हम बाल मनोविज्ञान और शिक्षण कौशल के 40 प्रश्नों का यह टेस्ट रहेगा। सभी को गुड इवनिंग। जो लोग अभी अभी क्लास में जुड़े हैं, आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ जाइए ताकि आपको हर क्लास का नोटिफिकेशन मिल जाएगा। टेलीग्राम से जुड़ने का तरीका एक वीडियो में हमने बता रखा है, तो आप हाउ टू ज्वाइन टेलीग्राम वन डे एग्जाम स्टडी लिख करके यूट्यूब में वीडियो सर्च कर लीजिएगा, आपको मिल जाएगा। पहला प्रश्न आप सबकी स्क्रीन पर, वह अधिनियम जो अक्षम व्यक्तियों से संबंधित है, पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1995, पीडब्ल्यूडी अधिनियम 1997, 92 या फिर 1990। क्वेश्चन नंबर 1, अक्षम व्यक्तियों से संबंधित अधिनियम जो है वो बना था 1995 में। इसका कार्य था विकलांग व्यक्तियों या अक्षम व्यक्तियों की समस्या और उनके पूर्ण अधिकार को दिलाने के लिए 7 फरवरी 1996 से लागू किया गया था। लागू कब किया गया? 1996 में। इस एक्ट का नाम क्या है? पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995। क्लियर हुई बात? इसको हम विकलांगजन अधिनियम के नाम से भी जानते हैं। क्या कहते हैं? विकलांगजन अधिनियम 1995, पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट। चलिए, इसका कार्य क्या था? इसमें कई सारी चीजें कही गई कि सबसे पहले हम विकलांगता का पता लगाएं, फिर पीडब्ल्यूडी एक्ट 1995 के तहत बच्चों को 18 साल तक शिक्षा पाने का अधिकार भी दिया गया। कौन से? जो बच्चे अक्षम हैं उनके लिए। प्रश्न संख्या 2 देखिएगा। डैश एक प्रक्रिया है जिसके माध्यम से मानव शिशु समाज के सक्रिय सदस्य के रूप में निष्पादन करने के लिए आवश्यक कौशलों का अर्जन करना प्रारंभ करता है। ये कौन सी प्रक्रिया है? सामाजिकरण, विकास, सीखना या फिर परिपक्वता। क्या ये डेवलपमेंट है? क्या ये लर्निंग है, मैच्योरिटी है या फिर सामाजिकरण है? देखिए, कह रहा है समाज के सक्रिय सदस्य आप बनते हैं तो ये सामाजिकरण की प्रक्रिया होगी जिसके द्वारा आप समाज के सक्रिय सदस्य बनते हैं। अगला प्रश्न, निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए प्रावधान किया जा सकता है समाकलन द्वारा, मुख्य धारा में डालकर, समावेशित शिक्षा द्वारा या फिर इनमें से कोई नहीं। तीसरे प्रश्न में उत्तर होगा निःशक्त बालकों की शिक्षा के लिए हम समावेशी शिक्षा की बात करते हैं। इसी को हम समेकित शिक्षा, समन्वित शिक्षा, इंक्लूसिव एजुकेशन के नाम से भी जानते हैं। चौथा प्रश्न, शिक्षा की प्रक्रिया का कौन सा उपागम अधिगमकर्ता को केंद्र में रखता है, ना कि शिक्षक को? सृजनात्मक उपागम, व्यवहारवादी उपागम, क्रियात्मक उपागम या फिर इनमें से कोई नहीं। प्रश्न संख्या 4, क्वेश्चन नंबर 4 के लिए उत्तर हो जाएगा, पूछ रहा है कौन सा उपागम अधिगमकर्ता को केंद्र में रखता है, यानी बच्चे को केंद्र में रखता है। आप पढ़ते होंगे बाल केंद्रित शिक्षा, जिसमें बच्चे की आवश्यकताओं, रुचियों के अनुसार हम टीचिंग की व्यवस्था करते हैं। प्रश्न संख्या 4, उत्तर होगा सृजनात्मक उपागम, ऑप्शन नंबर फर्स्ट के साथ। अगला प्रश्न देखिएगा, किसने कहा है कि बच्चे संसार में लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस के साथ जन्म लेते हैं? ये स्टेटमेंट किसका है? चॉम्स्की का है, वाइगोत्स्की का है, जीन पियाजे का है या फिर ब्रूनर का है, जेरोम ब्रूनर। प्रश्न संख्या 5, LAD लैंग्वेज एक्विजिशन डिवाइस। बच्चों में भाषा अर्जन की क्षमता जन्मजात होती है, ये कथन चॉम्स्की का है और ये वाला भी कथन चॉम्स्की का है। चॉम्स्की ने सिद्धांत दिया भाषा विकास का सिद्धांत। इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा? ऑप्शन नंबर फर्स्ट। छठा प्रश्न है, पियाजे के अनुसार संज्ञानात्मक विकास के किस चरण पर बच्चा वस्तु स्थायित्व को प्राप्त करता है?
संवेदी प्रेरक चरण, पूर्व संक्रियात्मक चरण, मूर्त संक्रियात्मक चरण या फिर औपचारिक संक्रियात्मक चरण? तो अगर आप डायरेक्टली गूगल पे सर्च करेंगे तो हो सकता है आपको उत्तर बी दिखाए, बट ये गलत है। 18 से 24 माह में बच्चे में वस्तु स्थायित्व का गुण आ जाता है। इसी को हम ऑब्जेक्ट परमानेंस कहते हैं। वस्तु के ना होने पर भी लगना कि वस्तु यहीं कहीं आसपास में है, इसी को हम कहते हैं वस्तु स्थायित्व। और ये गुण बच्चे में आ जाता है फर्स्ट स्टेज में। क्वेश्चन नंबर 7, सीखने की प्रक्रिया में शिक्षक की भूमिका होनी चाहिए। प्रशिक्षक की, अनुदेशनकर्ता की, सुगमकर्ता की या फिर नियंत्रणकर्ता की? 7वें प्रश्न की बात करें, उत्तर हो जाएगा सुगमकर्ता कहें, सुविधादाता कहें या फिर फैसिलिटेटर कहें। 8वां प्रश्न देखिएगा, आपके सिलेबस में जीवन कौशल वाला सेक्शन है, उसमें एक टॉपिक दिया हुआ है शिक्षक की भूमिका। तो इससे बहुत कठिन प्रश्न नहीं बन सकेगा, ऐसा प्रश्न बनेगा जो आप आसानी से उत्तर कर पाएंगे। बस शिक्षक की भूमिका को आप पढ़ लीजिएगा अच्छे से। क्वेश्चन नंबर 8 है, एक बालक की मानसिक आयु 12 वर्ष, शारीरिक आयु 10 वर्ष है। इसका सूत्र आपको पता होगा, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु इंटू 100 होता है। 10 दहम 100 हो जाएगा और 12 दहम 120। ऑप्शन नंबर डी के साथ जाएंगे 8 के लिए। क्वेश्चन नंबर 9 देखिएगा, मानव व्यक्तित्व परिणाम है। कुछ लोगों को लग रहा होगा कि सर ये क्या है, ये तो सब हमें आता है, ये बहुत आसान है। तो देखिएगा आपके जो सिलेबस में है वही चीजें हम आपको करा सकते हैं, बाहर से थोड़ी कराएंगे। कुछ एकदम से अगर हम नया ले आए जो सिलेबस में ही नहीं है तो फिर आप परेशान हो जाएंगे। तो इन्हीं चीजों को पढ़ना है जो आपके सिलेबस में है और उसी से प्रश्न घुमा फिरा करके पूछे जाएंगे। प्रश्न की भाषा बदल सकती है, अब नए सिद्धांत थोड़ी बनेंगे। ठीक है, बस प्रैक्टिस करते रहिए। जहां पर भी आपको, अगर आप 40 प्रश्नों की क्लास ले रहे हैं, अगर आपके 38 प्रश्न सही हो रहे हैं तो आपका स्कोर अच्छा है, मतलब आपके टॉपिक क्लियर है। लेकिन यहां पर आपको यह ध्यान रखना है कि वो 2 प्रश्न जो गलत हुए वो किस टॉपिक से थे, क्या हमने वो टॉपिक नहीं पढ़ा है, वहां पर कैसे गलती हुई, इसका एनालिसिस आपको स्वयं करना है। इसी को हम कहते हैं सेल्फ असेसमेंट करना है आपको। ठीक है, आईडी किसी की ब्लॉक नहीं है, अगर होगी तो हम चेक कर लेंगे। जब आप फालतू के कमेंट करते हैं तो हम बिना बताए ब्लॉक कर देते हैं। उन लोगों के जो फालतू के कमेंट करते हैं, राजनीति करते हैं क्लास में, उनको ब्लॉक कर दिया जाता है। क्वेश्चन नंबर 10 देखिएगा, एक बच्चा जो डैश से ग्रस्त है, सा और वाज न्यूक्लियर और अनक्लियर में अंतर नहीं कर पाता। प्रश्न संख्या 10 के लिए उत्तर करें। कई किताबें इसका आंसर लिखती हैं शब्द जंबलिंग विकार, क्योंकि ये शब्द में अंतर नहीं कर पा रहा है। बट इसका आंसर होगा बच्चे को पढ़ने में दिक्कत है, सा को वाज पढ़ रहा है, न्यूक्लियर को अनक्लियर पढ़ रहा है, पठन संबंधी विकार है और इसको हम कहते हैं डिसलेक्सिया। इसलिए यहां पर आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। बच्चों के सीखने की प्रक्रिया में प्रगति तब हो सकती है जब हम, कैसे प्रगति होगी? नियमित रूप से जांच करें, नियमित रूप से जांचने के साथ साथ सुधारात्मक कदम उठाएं, नियमित गतिविधियां आयोजित कराएं। देखिए, जांच करके अगर हमने छोड़ दिया तो प्रगति कैसे हो पाएगी? होमवर्क दे दिया, मान लिया, ठीक है, बहुत सारा होमवर्क दे दिया और होमवर्क में जो बच्चा गलतियां कर रहा है उसको हम सुधार नहीं रहे, तो इससे क्या होगा? कुछ नहीं होगा। खूब सारी एक्टिविटी करा रहे, इससे कोई मतलब नहीं है। तो नियमित रूप से जांच करें और जहां पर आवश्यक हो सुधारात्मक कदम उठाएं। कोहलबर्ग के अनुसार शिक्षक बच्चों में नैतिक मूल्यों का विकास कैसे करेगा? नैतिक मुद्दों पर आधारित चर्चाओं में उन्हें शामिल करके कैसे व्यवहार किया जाना चाहिए, इस पर कठोर निर्देश देना। तो कठोर निर्देश देना गलत है। स्पष्ट नियम, छोटा सा बच्चा होगा, नहीं समझ पाएगा। धर्म की बात हम शिक्षा के अंतर्गत ना ही करें तो अच्छा होगा। तो हम उनको चर्चाओं में शामिल करें। जिस प्रकार का आप विकास चाहते हैं बच्चों में हो, उसी प्रकार की चर्चाओं में बच्चों को अवसर दें, बातचीत करने का मौका दें। व्यवहार का करना पक्ष डैश में आता है, सीखने के गतिक क्षेत्र में, भावनात्मक क्षेत्र में, मनोवैज्ञानिक या फिर सीखने के संज्ञानात्मक। ब्लूम टैक्सोनॉमी अगर आपने पढ़ी होगी, जो ब्लूम में 3 डोमेन बताए गए हैं, उसी से ये प्रश्न है। इसमें भी कुछ लोगों को कंफ्यूज हो जाता है, ठीक है, डाउट बन जाता है।
आइए, प्रश्न संख्या 13 की अगर बात करें तो गतिक क्षेत्र में, क्योंकि करना हम कुछ कर रहे हैं तो ये गतिक क्षेत्र में आएगा, ना कि भावात्मक क्षेत्र में। ऑप्शन नंबर ए के साथ जाएंगे। अगला प्रश्न देखिएगा, एनसीएफ 2005 के संबंध में कौन सा कथन सही है? क्वेश्चन नंबर 14, नेशनल करिकुलम फ्रेमवर्क संवैधानिक संशोधन है। देखिए, एनसीएफ जो है ये एनसीईआरटी द्वारा तैयार किया गया दस्तावेज है जो भारत की विद्यालयी शिक्षा के संबंध में संस्तुतियों को प्रस्तुत करता है। तो यहां पर बी ऑप्शन अगर आपका उत्तर है, एकदम सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिएगा, समावेशित विद्यालयों में बाल केंद्रित मूल्यांकन प्रणाली होनी चाहिए, लचीली, निरंतर, भागीदारीपूर्ण या फिर ये सभी। लचीली मतलब आवश्यकता अनुसार हम बदलाव कर सकें, ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक फिक्स पेपर हम डेली बना रहे हैं, हर बार एक ही टाइप का पेपर बना रहे हैं कि आती लघुत्तरी वाले इतने प्रश्न होंगे, लघुत्तरी वाले इतने प्रश्न होंगे। तो मूल्यांकन प्रणाली में आवश्यकता अनुसार बदलाव हम कर सकें, लगातार हो, भागीदारी हो। यहां पर हम उत्तर लगाएंगे फोर्थ ऑप्शन। अगला प्रश्न लिखिएगा, सामान्य तथा विशिष्ट कारक जी और एस कारक सिद्धांत इसको कहा जाता है। इसका प्रतिपादन किसने किया? तो स्पीयरमैन ने किया। इन्होंने एक खंड या एक कारक सिद्धांत दिया है। बढ़ते हैं 17वें प्रश्न के लिए, निम्न में से कौन सा मूल्यांकन का प्रकार नहीं है? मानक, निर्माणात्मक, योगात्मक, सीसीई, कंटिन्यूअस कॉम्प्रिहेंसिव एवेल्युएशन। सतत एवं व्यापक मूल्यांकन भी होता है, निर्माणात्मक भी होता है, योगात्मक भी होता है, मानक नहीं होता है। 17 के लिए पहला विकल्प सही होगा। शिक्षण प्रक्रिया में विद्यार्थी हैं आश्रित चर, स्वतंत्र चर, मध्यस्थ चर, इनमें से कोई नहीं। अठारहवें प्रश्न की बात करें, आश्रित, क्योंकि शिक्षण प्रक्रिया जो होती है इसमें विद्यार्थी अपने गुरुजनों, मास्टर और मास्टराइन पर निर्भर रहता है, आश्रित रहता है। पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। आरटी एक्ट 2009 के अनुसार शिक्षक हेतु प्रति सप्ताह कार्य घंटे कितने निर्धारित किए गए हैं? राइट टू एजुकेशन एक्ट 1 अप्रैल 2010 से भारत में लागू हुआ। इसके अनुसार 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क शिक्षा की बात कही गई। सीडीपी की क्लास फ्राइडे सैटरडे को होती है, ऐसा कोई फिक्स नहीं कर पाए हम शेड्यूल। हम चाहते हैं कि आपको वीक में सीडीपी भी करा दें, कम से कम 3 क्लासेस, और जीके जीएस भी करा दें 3 क्लासेस। चलिए 2-2 करके हम फिक्स कर लेते हैं, और 2 क्लासेस आपकी हिंदी की भी प्रैक्टिस करा दें। अभी प्रैक्टिस ही करा रहे हैं क्योंकि जो थ्योरी की क्लासेस चलाई जा रही हैं वो आपको दिन में मिल रही है। क्लासेस का टाइम यहां पर दिख रहा होगा, आप देख सकते हैं। चलिए, तो प्रश्न संख्या 19 का उत्तर हो जाएगा 45 कार्य घंटे निर्धारित किए गए हैं। एनसीएफ 2005 बल देता है बताइए किस पर बल देता है? उपरोक्त तो सभी लगा रहे हैं कुछ लोग। रटने पर नहीं देता है, करके सीखने पर बल देता है। अगला, निम्न में से कौन सा वंशानुक्रम का नियम नहीं है?
समानता समान समान को जन्म देता है, भिन्नता प्रत्यागमन। अभिप्रेरणा का कोई नियम वंशानुक्रम से जुड़ा हुआ नहीं है। आपकी कक्षा में एक छात्र देर से आता है या छात्रा देर से आती है तो आप क्या करेंगे? एक बार वीडियो को लाइक कर दीजिए, कहना पड़ेगा क्या। और जितने भी लोग लेट में जुड़ते हैं टाइम से जुड़ जाया करें, थोड़ा ज्यादा अच्छा रहेगा आपके लिए। चलिए, तो दंड देना गलत है, हम कारण जानेंगे कि ऐसा क्यों है। हो सकता है उसकी साइकिल पंचर हो गई हो सकता है उसकी माँ बीमार हो, दवाई लेकर के वो आ रहा हो, है ना, हो सकता है वो पेपर बेच करके ही स्कूल आता हो, कोई भी कारण हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 23, आप किसी कक्षा में, देखिए यहां पर इस क्लास में हम कुछ क्वेश्चन बीच बीच में शिक्षण कौशल के भी रख रहे हैं। आपको दिख रहा होगा जैसे ये वाला क्वेश्चन है, इसी तरीके के प्रश्न आएंगे कंडीशन बेस्ड शिक्षण कौशल में, अलग से नहीं आएगा। शिक्षण की भूमिका यानी शिक्षक की भूमिका, शिक्षण के स्तर, इसी सब टॉपिक से प्रश्न आएंगे और वो सब आपको यहाँ पर प्रैक्टिस में कराया जा रहा है। 23वें प्रश्न में पूछा जा रहा है, अगर आपकी कक्षा में कोई बच्चा ऐसा है जो टॉपिक से बाहर प्रश्न पूछता है, आप एक पाठ पढ़ा रहे हैं लेकिन विषय से असंबंधित प्रश्न पूछ लेता है, वो पूछ लेता है कि 2 मिनट में मैगी कैसे तैयार करें, तो आप क्या करेंगे? हो सकता है चाट खाने गया हो। नमस्ते। तो हम भाई दंड नहीं करेंगे वहां पर, अनुमति हम उसका उत्तर कक्षा के बाद देंगे, कहेंगे क्लास के बाहर बताते हैं आपको, इंटरवल में बताते हैं ऐसा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, प्रतिभाशाली होने का संकेत नहीं है। बिना इडली के सांभर कैसे बनता है, ऐसे एक ऐड आ रहा था अभी यूट्यूब पे वीडियोस में, गूगल से पूछो क्या होगा, है ना, बोलने से सब होता है। क्वेश्चन नंबर 24 में उत्तर होगा, जो प्रतिभाशाली बच्चा होगा लड़ेगा झगड़ेगा नहीं, यहां पर आपका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चरित्र का विकास होता है इच्छा शक्ति द्वारा, बर्ताव एवं व्यवहार द्वारा, नैतिकता द्वारा, उपयुक्त सभी द्वारा। क्वेश्चन नंबर 25, तो व्यवहार नैतिकता इन सभी द्वारा, यहां पर डी ऑप्शन सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर अगला देखिएगा, कौन शैक्षिक अधिगम का स्तर नहीं है? स्मृति, बोध यानी बोध समझ हो गया, चिंतन, ये 3 स्तर होते हैं, विभेदीकरण नहीं होता है, यहां पर पहला ऑप्शन सही हो जाएगा। यदि एक विद्यार्थी कक्षा में भाग लेने से संकोच करता है, मतलब ये हुआ कि कक्षा में अगर कोई एक्टिविटी कराई जा रही है उसमें बच्चा पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, उससे प्रश्न नहीं पूछेंगे। जिन प्रश्नों के उत्तर दे सकता है केवल उन्हीं प्रश्नों को पूछेंगे, वह प्रश्नों को नहीं पूछेंगे जिनके उत्तर देने में सामर्थ्य से बाहर है, उपहास का पात्र बन सकता है। केवल तब प्रश्न पूछेंगे जब उत्तर देने के लिए उत्साहित हो। 27, देखिए प्रश्न ना पूछना भी गलत है, केवल वही प्रश्न पूछें। क्या आप क्या लगाते हैं, चलिए आप पे छोड़ते हैं, पहला हमने हटा दिया, ये हटा दिया। अब बताइए बी और डी में कौन सा बेटर है? प्रियंका, किरण, प्रिया चौरसिया, अनिल, विवेक, श्वेता, रितु, मंजू, साक्षी, राजीव, पूजा, विक्रम, वंदना, आरएसपी, चंद्रभान, एकरा, कोमल, अंजलि, अंजलि मौर्य, गोलू, प्रभा कुमारी, शिवानी। 27 का जो उत्तर होगा वो होगा आपका यहाँ पर डी, केवल तभी प्रश्न पूछेंगे जब वो प्रिपेयर हो, तैयार हो, उत्साहित हो, आप चेहरे से पहचान जाएंगे कि हाँ वो उत्तर देने के लिए प्रिपेयर है, तैयार है, तो आप प्रश्न पूछ लेंगे। बर्ताव कैसा होना चाहिए शिक्षक का? प्रशासनात्मक, शिक्षाप्रद, आदर्शवादी, निषेधात्मक। प्रश्न संख्या 28 आदर्शवादी होगा। क्वेश्चन नंबर 28 के लिए सी विकल्प। नार्सिसिज्म क्या है? बालक का दूसरों पर मोहित होना, बालक अपने ही ग्रुप में मोहित हो जाता है, बालक का दूसरों से हिस्सा करना, एक प्रकार का बाल अधिगम विकार।
देखिए नार्सिसिज्म का मतलब आपसे पूछा जा रहा है यहाँ पर। बालक अपने ही ग्रुप में मोहित हो जाता है। बालक शरीर के अंगों का संचालन करना सीखता है किस प्रकार के अधिगम के माध्यम से? क्वेश्चन नंबर 30 गत्यात्मक, क्योंकि अंगों का संचालन तो आप कुछ करेंगे, गति करेंगे तभी तो होगा। कोई समस्या है ही नहीं जो हम समस्या समाधान करेंगे। स्वप्नों की व्याख्या नामक पुस्तक के लेखक कौन हैं? सिगमंड फ्रायड की ये पुस्तक है और इसका अगर हम इंग्लिश रूपांतरण बताएं, क्योंकि कई बार क्या होता है कि हम किसी प्रश्न को हिंदी में पढ़ें और फिर वो इंग्लिश में आ जाए, थोड़ा सा दिक्कत हो जाती है। क्या कहेंगे इसको इंग्लिश में? ये जो बुक है ये सिगमंड फ्रायड की है, द इंटरप्रिटेशन ऑफ ड्रीम्स। कहां गया? गेस्टाल्ट का अर्थ बताइए। थर्टी टू के लिए उत्तर हो जाएगा समग्र के रूप में। गेस्टाल्ट का मतलब होता है समग्र या पूर्ण आकार। गेस्टाल्टवाद के जनक हैं कौन? गेस्टाल्टवाद के जनक बताइए, होमवर्क आपके लिए। सीखना विकास की प्रक्रिया है, लर्निंग डेवलपमेंट प्रोसेस, ये परिभाषा किसकी है? वुडवर्थ की परिभाषा है। 33 के लिए बी सही होगा। मापन एवं मूल्यांकन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया? 50% से ज्यादा इस प्रश्न का उत्तर लोग गलत करेंगे, इसको नोट डाउन करिएगा। मापन एवं मूल्यांकन शब्द का प्रयोग कैटल के द्वारा सबसे पहले किया गया, ऑप्शन नंबर बी के साथ। शिक्षण प्रक्रिया का अंकिक निर्धारण करना क्या कहलाता है? वर्दीमर एकदम सही जवाब है, इनके सहयोगी थे कोलरकोफ का। प्रश्न संख्या 35 उत्तर होगा यहां पर मापन कहलाता है, अंकिक निर्धारण करना मापन कहलाता है। किस परीक्षण के बाद उपचारात्मक परीक्षण किया जाता है? 36 निदानात्मक परीक्षण के बाद। पहले हम कमियों का पता लगाते हैं निदानात्मक परीक्षण के द्वारा, फिर उपचार करते हैं। डॉक्टर के पास आप जाते हैं, पहले आपसे सवाल पूछता है कि कब से दिक्कत है, क्या दिक्कत है ना, कैसी खांसी आ रही, सूखी आ रही, गीली आ रही, कफ आ रहा, पता नहीं क्या क्या। तो ये क्या है, ये पहले पता लगाता है कि प्रॉब्लम है कहाँ पे, फिर उपचार करता है। डायरेक्ट थोड़ी कि कोई भी गोली दे दे उठा के। यही आप टीचिंग में करेंगे, पहले आप कारणों को पता लगाएंगे फिर उपचार करेंगे। एक शिक्षिका अपनी कक्षा में सृजनात्मक विद्यार्थियों को किस प्रकार प्रोत्साहित कर सकती है? बच्चे सृजनात्मक हैं, सृजनात्मकता का संबंध किससे होता है? अपसारी चिंतन से। सिर्फ एक ही बिंदु पर आधारित ना हो, ठीक है, तो ये अपसारी चिंतन पर बल दे करके प्रोत्साहित किया सकता है। ऑप्शन नंबर, देखिए यहां पर हतोत्साहित करना निगेटिव है, हतोत्साहित करना निगेटिव है, ठीक है। फिर यहां पर कह रहा है कि अनेक परिप्रेक्ष्यों को प्रोत्साहित करके मूल विचारों को महत्व देकर, लेकिन सीटेट ने इस प्रश्न को पूछा था तो यहां पर ये लॉजिक है कि जो सृजनात्मकता है, सृजनात्मक बच्चे हैं उन पर हम, क्योंकि हमें जो है
सृजनात्मक बच्चों को ध्यान में रखना है, ये शब्द ध्यान रखना है, तो हम अपसारी चिंतन पर जोर देंगे, इसलिए यहां पर आपका पहला सही हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, क्वेश्चन नंबर अगला 38 पढ़िए। पढ़ लिया? सही जवाब होगा प्रश्न संख्या 38 के लिए यहां पर विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार। देखिए यहां पर केवल व्याख्यान विधि का प्रयोग किया रहा है, हम पुरस्कारों को बहुत अधिक बढ़ावा दे रहे हैं, ये भी गलत है, टेस्ट की संख्या बढ़ा रहे हैं, ये भी गलत। सार्थक अधिगम का पक्ष यही कि विषय वस्तु तथा बच्चों के संपूर्ण कुशलक्षेम एवं अधिगम के प्रति सच्चा सरोकार रखना। क्वेश्चन नंबर 39, शिक्षक कक्षा में पढ़ने में ध्यान न देने वाले बच्चों को किस प्रकार बर्ताव कर सकते हैं? क्वेश्चन नंबर 39, कारण जानेंगे कि बच्चों को इंटरेस्ट क्यों नहीं क्लास में। डांटना गलत है, कक्षा से भगाना गलत है, होमवर्क देना गलत है। क्वेश्चन नंबर 40, निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम के लिए एक प्रभावशाली शिक्षण प्रणाली नहीं है? प्रोत्साहित करना, पर्यवेक्षण, प्रयोग, संवाद, परिचर्चा, तीनों हैं। यहां पर हम रिपीट कर रहे हैं, चीजों को दोहरा रहे हैं, तो ये प्रभावशाली नहीं है। इन 40 प्रश्नों में आपका क्या स्कोर रहा, हम चाहेंगे कि आप कमेंट बॉक्स में लिखें। एक प्रश्न हमने आपके लिए होमवर्क छोड़ा है, गेस्टाल्टवाद के जनक, कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा।